हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं मिडिवल हिस्ट्री के पार्ट 5 वीडियोस में, जहां पे पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था एज ऑफ कंप्लीट के पार्ट 1, जिसमें हम पढ़े थे गाजनाविड के बारे में, डिटेल्स डिस्कशन किए थे। ये एक थोड़ा सा लंबी चैप्टर है, इसलिए एक बार में डिटेल्स पढ़ाऊंगी तो बहुत लेंदी हो जाएगी और आज का लेंदी वीडियो देखना किसी को पसंद नहीं है। इसी वजह से मैंने इसको 2-3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है और आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 2 वीडियो, जो कि आज हम डिस्कशन करेंगे उसमें राजपूत स्टेट के बारे में, गाहा गाहादवल्स के बारे में, परमर्स के बारे में, चौहान्स के बारे में, चैंडल्स के बारे में एंड फाइनली नागर स्टेप टेम्पल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम देखते हैं द राजपूत स्टेट्स। राजपूत कब मतलब वो जो स्टेट होते हैं राजपूत स्टेट, वो कब तक उभर कर आई, कब तक उनकी स्टार्ट हुआ एम्पायर, ये सब बारे में हम देखेंगे। पहले क्या हुआ, जब आप लोगों को पता होगा, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था गाजनाविड के बारे में, जब मोहम्मद हमारे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में इन्वेजन करने की शुरू किए, तो तभी यही हालत की थी कि गुर्जर प्रतिहार एम्पायर वो ब्रेकअप हो रही थी। और इस ब्रेकअप के बाद ही उनका मतलब वो जो मोहम्मद वो ट्राई कर पाए हमारे नॉर्थ ईस्टर्न वेस्टर्न इंडिया में एंटर घुसने के लिए, क्योंकि तभी जब ब्रेकअप हो रहा था बहुत सारे स्टेट्स इंडिपेंडेंट हो रहे थे, छोटे मोटे बहुत बड़े स्टेट्स राइज हो रहे थे। तो वहाँ से राजपूत डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर ऑफ राजपूत स्टेट्स एग्जिस्टेंस में आए। हालांकि तभी वो इतने ज़्यादा ताकतवर नहीं थे, वो धीरे धीरे इंडिपेंडेंट गेन कर रहे थे और नए नए एम्पायर खड़े कर रहे थे। तो वो जो राजपूत स्टेट्स बन रहे थे उन पे बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट थे गाहदवल्स ऑफ कन्नौज, कन्नौज में गाहदवल्स थे, और मालवा में परमारस थे, अजमेर में चौहान्स थे। ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। तो उसके बाद भी कुछ स्मॉल स्मॉल डायनेस्टीज थी, जैसे कि कालाचुरीस जबलपुर में थी, चांदेलास इन बुंदेलखंड एंड चालुक्यस ऑफ गुजरात, तोमार्स ऑफ दिल्ली, ये सब भी थे गुजरात स्टेट्स, सॉरी राजपूत स्टेट्स। लेकिन ये तो इतने ज़्यादा फेमस नहीं थे, फेमस तो बहुत इम्पोर्टेंट और फेमस थे ये सब, ठीक है। फिर बंगाल जो था, बंगाल पहले पालास के कंट्रोल में था, ठीक है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके उसको सेनास ने कब्जा लिया। द गाहदवल्स ऑफ कन्नौज ग्रेजुअली स्क्वीज द पालास आउट ऑफ बिहार। तो उसके बाद क्या हुआ, ये जो कन्नौज का गाहदवल्स थे, इनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट राजा थे, किंग थे, वो बहुत पावरफुल भी थे, जिनका नाम था गोविंद चंद्र। वो बहुत पावरफुल थे और बहुत सारे जंग भी जीते हुए थे। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जो पालस और सेनास उनको स्क्वीज कर दिया, बिहार से आउट कर दिया और वहाँ पे अपने राज जमाने लगे, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे गाहदवल्स के बारे में। जो गाहदवर किंगडम थी वो एक्सटेंडेड फ्रॉम मोंगेर इन बिहार टू दिल्ली, बिहार से दिल्ली तक एक्सटेंडेड थी। तो ये वो क्या किए, पालस को आउट कर दिया बिहार से, और बंगाल बिहार उनमें उनका राज चलने लगा, और तब वहाँ से दिल्ली तक उनका राज चल रहा था, ठीक है। और उनके जो ग्रेटेस्ट रूलर थे उनका नाम था गोविंद चंद्र। कन्नौज उनका फर्स्ट कैपिटल था, वो धीरे धीरे उनका सेकेंड कैपिटल बनने लगा बनारस, ठीक है। जब उनका किंगडम राइज होने लगी, किंगडम एक्सटेंड होने लगी, तो तब उन्होंने उनका कैपिटल बनारस बना लिया। पर्शियन सोर्स के हिसाब से, पर्शियन जो थे वो मुस्लिम किंगडम थे, मुस्लिम कैटेगरी के कम्युनिटी थे। तो पर्शियन सोर्स के हिसाब से गोविंद चंद्र को तो ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ हिंदुस्तान बोला गया था। आज गाहदावर्स आर रेपुटेड टू द बिगेस्ट डिफेंडर्स एग्नेस्ट गाजानाविड स्टेट्स इनटू दवाब। मैं आपको बोल रही थी ना, तो जब गुर्जर प्रतिहार एम्पायर ब्रेक हो रहा था, तभी धीरे धीरे राजपूत स्टेट्स बन रहे थे और अदर स्टेट्स भी बन रहे थे। तो तभी जो गाहदावर्स थी कन्नौज और उनके जो गोविंद चंद्र थे, वो जो गाजानाविड के मोहम्मद थे, हमारे इंडिया में एंटर कर रहे थे, इन्वाजन कर रहे थे, प्लंडर कर रहे थे, प्लंडरिंग कर रहे थे, तब उनको बहुत अच्छी तरीके से रेजिस्टेंट दे रहे थे, डिफेंड कर रहे थे ये जो गाहदावर्स की किंग है गोविंद चंद्र, ठीक है। यहाँ पे एक मैप में मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो उत्तराखंड, ये गाहदावर की किंगडम थी, ठीक है। और ये बिहार से लेकर यहाँ पे दिल्ली तक उनका राज चल रहा था, हरियाणा यहाँ तक उनका राज चल रहा था, ठीक है। तोमर थे दिल्ली में, लेकिन यहाँ पे भी उनका राज तक चल रहा था, वो कैप्चर में किया हुआ था सब कुछ। फिर यहाँ पे देखिए सिसोदिया,
चालुक्य कलाचुरी या फिर चालुक्य गुजरात में होते थे, मालवास परम्परा मध्य प्रदेश में, चांदला यहाँ पे होते थे, फिर राष्ट्रकूट महाराष्ट्र में और इसी तरह से राजपूत स्टेट्स जो थे वो धीरे धीरे एक्सटेंड कर रही। फिर हम पढ़ेंगे चौहान्स के बारे में। चौहान्स सर्व्ड अंडर द रूलर्स ऑफ गुजरात। वो गुजरात के रूलर के अंडर में काम कर रहे थे। उनका कैपिटल का नाम था नादौल और उनके जो चौहान्स के ग्रेटेस्ट रूलर थे उनका नाम था विग्रहराज, जिन्होंने चित्तौड़ को कैप्चर किया एंड अजमेर को एस्टेब्लिश किया राजस्थान में और अजमेर को अपना कैपिटल बना लिया। विग्रहराज एक बहुत ही ग्रेटेस्ट रूलर थे और उन्होंने बहुत सारे संस्कृत कॉलेज भी अजमेर में बनाया हुआ था एंड आना सागर लेक भी वो भी कंस्ट्रक्ट किए थे। फिर उन्होंने दिल्ली को कैप्चर किया तोमार से। तोमार में भी राजपूत दिल्ली में भी तोमार नाम की राजपूत का मतलब वहाँ पे राज चल रहा था। वो तोमार्स को कैप्चर किए, दिल्ली को कैप्चर किए तोमार से इन 1151 एंड अलाउड देम टू रूल इट एज फेडोटरी। और वो तोमार को अलाउ किए कि हमने तो कैप्चर कर लिया लेकिन आप वहाँ पे रूल कर सकते हो आज मैं फेडोटरी, ठीक है। उस तरह से काम चल रहा था। तो जो विग्रहराज थी उनकी कॉन्फ्लिक्ट हो गया परमार्स ऑफ मालवा, जहाँ पे भोज थे मोस्ट फेमस रूलर। मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाया मालवा जो थे परमार्स थे वो मध्य प्रदेश में, वहाँ पे राजपूत राज कर रहे थे। अनदर फेमस रूलर थे चौहान्स की पृथ्वीराज 3 1177 में। तो पृथ्वीराज 3 के बारे में आप लोग बहुत ही पढ़ा होगा, बहुत ही ज़्यादा उनके बारे में। वो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर थे और उन्होंने एज ऑफ 11 एज में उन्होंने थ्रोन को असेंड किया और जितने सारे एडमिनिस्ट्रेशन थे उनको सब अपने हैंड में ले लिया एट द एज ऑफ 16 और ब्रॉट मेनी स्मॉलर राजपूत स्टेट अंडर हिज वे। और वो धीरे धीरे बहुत सारे राजपूत स्टेट को वो अपने अंडर में लाने लगे। लेकिन उनको डिफीट किए चालुक्यन रूलर, जो गुजरात के साइड में थे चालुक्यन रूलर, वहाँ तक उनको वो घुसने चाह रहे थे लेकिन वो उनको घुसाने नहीं दिए। आई मीन वहाँ पे उनका राज नहीं चला, वो वहाँ पे डिफीट हो गए। फिर बेसिस ऑफ राजपूत सोसाइटी वाज क्लान। राजपूत सोसाइटी जो था, आपके दिमाग में एक बात ये रहना चाहिए कि राजपूत जो था वो सोसाइटी को क्लान कहते थे। मतलब एक क्लान की उनकी जो सोसाइटी होती थी राजपूत सोसाइटी, बेसिक जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट की, हमारे एक स्टेट की जो किंग होते थे स्टेट में होते थे और उनके जो बेसिस होते हैं विलेज होते हैं, उसी तरह से राजपूत सोसाइटी के बेसिस होते थे क्लान, ठीक है। एंड दिस सेटलमेंट्स वर बेस्ड ऑन यूनिट्स ऑफ 12 और 24 और 48 और 84 विलेजेस। मतलब इतने सारे 12 या फिर 24 या फिर 48 या फिर 84 विलेजेस को लेकर एक क्लान होता था और उस क्लान में राजपूत किंग राज करते थे। ईच राजपूत स्टेट वाज टू बी रूल्ड ओवर बाय राणा एंड रावत। मतलब जो भी राजपूत स्टेट होते थे उसको जो रूल कर रहे थे उनको राणा और रावत कहा जाता था, इन कंजक्शन विथ हिज चीफ हु वर हिज ब्लड ब्रदर्स। और डिफरेंट क्लान में एक एक चीफ होते थे, फिर सब चीफ्स होते थे। अब वो क्या करते थे, सब चीफ्स रिपोर्ट करते थे चीफ को, चीफ रिपोर्ट करते थे रूलर को। तो इस तरह से उनकी कैटेगरी चलता था और जो भी अपॉइंटमेंट होते थे चीफ्स सब चीफ्स, वो एक दूसरे के ब्लड ब्रदर्स माने जाते थे, ठीक है। ए सेंस ऑफ उनके बीच एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड रहती थी कि हम भाई भाई हैं एंड इगलिटेरियनिज्म वाज प्रिवेल्ड अमंग द राजपूत। तो उनके अंदर एक भाई भाई का भाव रहता था कि हम एक दूसरे के भाई हैं, एक दूसरे के ब्लड ब्रदर्स हैं, इस तरह की भाव रहते थे। और ये जो चीज़ें हैं, जो चीफ सब चीफ्स वगैरह अपॉइंटमेंट होते थे, वो नॉन राजपूत को कभी नहीं गए। मतलब कोई भी ऐसा लोगों को चीफ्स एंड सब चीफ्स अपॉइंट नहीं किए गए जो नॉन राजपूत से बिलोंग करते थे, उनको नहीं दिया जाता था। तो इसी वजह से ना एक गैप हो जाता था राजपूत एंड नॉन राजपूत लोगों के बीच और कभी कभी कन्फ्लिक्ट भी दिखाया जाता था, क्योंकि राजपूत के जो कैटेगरी थे तो लगभग 10% ही थे, बहुत ही कम थे। लेकिन नॉन राजपूत बहुत ज़्यादा थे और राजपूत लोग नॉन राजपूत के ऊपर हमेशा डोमिनेंसी दिखाते रहे, हमेशा राज करते रहे। ये तभी ना बनती नहीं थी। तो इस सोसाइटी में कभी कभी कन्फ्लिक्ट होते रहता था। फिर जो राजपूत होते थे वो ट्रीटेड वार एज स्पोर्ट। उनको वार जो युद्ध होता था, युद्ध को एक स्पोर्ट्स की तरह लेते थे। तो आज मन किया अपने ज़्यादा देर तक अगर उनको उनका बीच किसी राज्य के बीच वार नहीं होता था तो उन्हें लगता था कि यार लाइफ में कुछ मज़ा ही नहीं है।
तो इसी वजह से स्पोर्ट्स की तरह वो वार को लेते थे। ऐसे दिखा गया है कि अगर कोई फेस्टिवल होती थी दशहरा वगैरह, तो वो सेलिब्रेशन करने के बाद ना वो झटपट लग जाते थे वार में कि हम वार में जैसे वार नहीं हुआ तो सेलिब्रेशन का कुछ मज़ा ही नहीं है, ठीक है। और रीजन फॉर वार क्या होता था? स्ट्रगल फॉर लैंड एंड कैटल एंड द स्पोर्ट्स फीलिंग्स। और कभी-कभी लैंड के वजह से वार होता था, कभी-कभी कैटल के वजह से होता था, और स्पोर्ट्स फीलिंग, ये जो स्पोर्ट्स वो सोचते थे कि वार एक स्पोर्ट्स है, इस फीलिंग्स को की वजह से भी वार होता था। मोस्ट ऑफ राजपूत वेर हिंदुइज्म एंड सम वेर जैनिज्म। राजपूत पर्टिकुलरली हिंदुइज्म थे और कभी-कभी कई बार जैनिज्म भी दिखा गया है। और वो रिच डोनेशंस देते थे, लैंड भी देते थे ब्राह्मण्स को एंड टेम्पल्स को। ब्राह्मण की सोसाइटी बहुत डोमिनेंट थी वहाँ पे, क्योंकि ये जो ब्राह्मण होते थे क्या होता था, राजपूत ब्राह्मण सोसाइटी को बहुत अच्छी तरीके से मानते थे, बहुत सम्मान देते थे, रेस्पेक्ट देते थे। और इसी वजह से क्या होता था, ब्राह्मण को वो लोअर रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू जो उनसे लेते थे, बहुत लोअर रेट से लेते थे, या फिर उनको ग्रांट कर देते थे कि ब्राह्मण लोग जो होते थे अपने वो जो लैंड उनको ग्रांट किया गया है वहाँ से वो लैंड रेवेन्यू निकाल के अपने खुशहाली जीवन मेंटेन करते थे। इन रिटर्न देखिए, आप किसी के ऊपर फेवर कर रहे हो तो इन रिटर्न उन लोगों को भी फेवर करना होगा आपके ऊपर, क्योंकि अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो तो वो भी हमेशा ग्रेटफुल रहेगा आपके ऊपर। तो इसी वजह से ब्राह्मण सोसाइटी क्या करती थी, राजपूत को रिकॉग्नाइज्ड करती थी एज डिसेंडेंट्स ऑफ ओल्ड लूनर एंड सोलर फैमिलीज ऑफ क्षत्रिय। जो ओल्ड जदुवंशी होते थे, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी होते थे, उनके साथ ना राजपूत लोगों को वो मतलब रिकॉग्नाइज्ड करते थे। जैसे कि ये राजपूत हो गए सूर्यवंशी से, ये राजपूत हो गए चंद्रवंशी से, कृष्ण के वंश से, ये हो गए रामचंद्र के वंश से, इसी तरह से वो रिकॉग्नाइज करते थे। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी सम्मान होती थी राजपूत लोगों के लिए। लेकिन और क्या होता था तब, 10 से 12 सेंचुरी के बीच जब राजपूत के इरा चल रही थी, तब क्लाइमैक्स इन टेम्पल बिल्डिंग इन नॉर्थ इंडिया में पर्टिकुलरली टेम्पल बिल्डिंग की क्लाइमैक्स देखने मिली। मतलब वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल बिल्डिंग डेवलप हुई, और वहाँ पे जो नॉर्थ इंडिया में जो स्टाइल ऑफ टेम्पल बना था, इसको नागरा स्टाइल टेम्पल्स बोला जाता है। ये आपने पढ़ा होगा जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर में आपने पढ़ा होगा नागरा स्टाइल टेम्पल। फिर भी मैं यहाँ थोड़ा बहुत आपको मेंशन कर देती हूँ, जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे उसके बारे में बहुत ही डिटेल्स पढ़ेंगे, ठीक है। और नागरा स्टाइल टेम्पल में मेन फीचर्स क्या होता था, ऑल कॉर्ड स्पाइरल रूफ ओवर गर्भगृह। जो उनका गर्भगृह होता है, गर्भगृह का मतलब क्या होता है, जहाँ पे डाइटी मेन डाइटी रहते हैं, मतलब आइडल रख के पूजा किया जाता है, उसके ऊपर जो घर होता था, जो छत होता था, मतलब जो स्ट्रक्चर होता था, उसको गर्भगृह बोला जाता था। और वो गर्भगृह ना बहुत टॉल होता था, और टॉल कर्व्ड स्पाइरल टाइप रे होता था रूफ ओवर द गर्भगृह। मतलब उसका जो रूफ है स्पाइरल टाइप, इस तरह से इस तरह से इस तरह से ऐसे बना हुआ होता है। मेन रूम वाज स्क्वायर एंड प्रोजेक्शन कुड बी मेड फ्रॉम ईच ऑफ इट्स साइड। मेन जो रूम था वो स्क्वायर टाइप की था, और उससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शंस बने आ रहे थे। सॉरी, आप डायग्राम में मत जाइए, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको डायग्राम दिखाऊंगी। यहाँ पे थोड़ा पेन की प्रॉब्लम है, इस तरह इधर उधर घूम रहा है वो, तो इस पे आप ध्यान मत दीजिए। फिर नेक्स्ट अंटर रूम, मतलब जिसको मंडप बोला जाता है, वाज एडेड टू द सैंक्टम और सैंक्टोरियम। एक मंडप होता था, फिर महामंडप होता था, इस तरह की मंडप वगैरह होते थे। टेम्पल वाज एनक्लोज्ड विथ हाई वॉल्स एंड व्हिच आर लोफ्टी गेट्स। टेम्पल के चारों तरफ हाई वॉल्स रहते थे, और उनके एक बहुत बड़ी गेट भी होती थी, एंट्रेंस गेट होती थी, लोफ्टी गेट्स। एग्जाम्पल आप मान के चलिए नागरा स्टाइल, जैसे कि पार्श्वनाथ टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल एंड कांदेर महादेव टेम्पल एट खजुराहो इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ये जो टेम्पल्स प्रेजेंट है अभी, पार्श्वनाथ टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल, कांदरिया महादेव टेम्पल खजुराहो में, ये सब नागरा स्टाइल टेम्पल की एग्जाम्पल है। और आप देख सकते हैं पर्टिकुलरली ओडिशा में जो भुवनेश्वर में लिंगराज टेम्पल है, पुरी में सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, जगन्नाथ टेम्पल, ये सब नागरा स्टाइल टेम्पल से ही बिलोंग करती है, मतलब उसी स्टाइल के तरह ही बनाया गया है। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम आपको दिया हुआ है, नागरा स्टाइल नॉर्थ स्टाइल टेम्पल, जिसको नागरा स्टाइल टेम्पल बोला जाता है। देखिए यहाँ पे होता है गर्भगृह या इमेज, मतलब यहाँ पे श्राइन होता है, हो सकता है लॉर्ड विष्णु की या फिर लॉर्ड शिव की श्राइन, और मेन आइडल रहती है, जहाँ के ऊपर जो घर की तरह स्क्वायर टाइप होता है उसको गर्भगृह बोला जाता है। और ये जो शिखर होता है, ये
उसके ऊपर जो एक घर होता है, मतलब ये छत होता है, ये स्पाइरल कर्व शेप होता है और बहुत हाई होता है शिखर। फिर ये एक्सिस होता है, ठीक है। और यहाँ पे अमलक, जहाँ पे वो उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अमलक को हमारे उड़िया कल्चर में बोलते हैं मुंडी, ठीक है। ये होता है अमलक जो टॉप लेवल में होता है। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ मंडपज होता है डिफरेंट पर्पजेस के लिए। और ये प्लिंथ होती है स्टेयर टाइप ऑफ, और उसके चारों तरफ अच्छे खासे बड़ा सा बिल्डिंग आई मीन बड़ा सा वॉल होता है और अच्छा खासा एक गेट होता है एंट्रेंस के लिए। तो ये हो गया नागरा स्टाइल टेम्पल, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं मंडप, अर्ध मंडप, ये शिखर, अमलक, कलश, यहाँ पे अमलक के ऊपर कलश होता है, इस तरह की कुछ होते हैं। फिर टेम्पल्स वर द सेंटर्स ऑफ सोशल एंड कल्चरल लाइफ, जैसे कि हमने पढ़ा था जो चोलो पीरियड के बारे में पढ़ा था मिडिवल हिस्ट्री में। वहाँ पे क्या था, सॉरी, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफस्टाइल के बारे में पढ़े थे मिडिवल हिस्ट्री में। वहाँ पे हमने देखे थे जो द्राविडियन टेम्पल्स थे, वहाँ पे भी टेम्पल्स को सोशल एंड कल्चरल लाइफ माना जाता था। और नॉर्थ इंडिया में भी सेम सिचुएशन है। एंड सम ऑफ देम सच एज सोमनाथ टेम्पल, जो कि बहुत ही एक्सट्रीमली वेल्दी थी, जिसकी वजह से तो गजानाविड किंगडम से जो राजा आए थे, मोहम्मद सुल्तान थे, वो सोमनाथ टेम्पल को बहुत बार रेड किया था। और वो जो लिंग था उसको तोड़ के ले गए थे, छिन्न भिन्न कर दिए थे, तहस महस कर दिए थे। और जितने सारे वेल्थ वगैरह थे वो उसको लेके चले गए थे, प्लंडरिंग बहुत किए थे। और सोमनाथ टेम्पल जो था उस वक्त बहुत ही वेल्दी था। और ये जो था बहुत ही विलेजेस को रूल्ड कर रहा था, मतलब वो पैसे से, वो वेल्थ से बहुत सारे विलेजेस रूल्ड हो रहे थे। और बिजनेस एक्टिविटीज़ में भी सोमनाथ टेम्पल इन्वॉल्व था, ठीक है। इन एडिशन टू टेम्पल्स, टेम्पल के साथ साथ भी राजपूत रूलर्स ने बहुत सारे फाइन पैलेसेस बिल्ड किए थे, पावरफुल फोर्ट्स बिल्ड किए थे, वर्क्स ऑफ पब्लिक बेनिफिट के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क किए थे, जैसे कि स्टेप्ड वॉल्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, इस तरह की कुछ काम किया था। तो राजपूत जो थे वो पैट्रोनाइज थे लेटर्स एंड संस्कृत लिटरेचर की। उन्होंने हिंदुइज्म जैनिज्म के पैट्रोनाइज तो कर रहे थे, और उसके साथ लेटर्स एंड आर्ट्स, संस्कृत लिटरेचर, इस सब की भी पैट्रोनाइज कर रहे थे। भास्तुपाल एक थे जो कि फेमस मिनिस्टर ऑफ चालुक्यन रूलर भीम, गुजरात में चालुक्यन रूलर रूल कर रहे थे। तो जो रूलर थे भीम गुजरात में, उनका एक फेमस मिनिस्टर थे भास्तुपाल, जो कि एक राइटर थे एंड पैट्रन ऑफ स्कॉलर्स एंड बिल्ड जैन टेम्पल्स एंड माउंट आबू में उन्होंने एक जैन टेम्पल्स में भी बिल्ड किए थे। उज्जैन एंड धारा, जो कि कैपिटल ऑफ पारामारा रूलर्स, मालवा में थे पारामारा रूलर्स मध्य प्रदेश में, ये जो दिन थे वो फेमस सेंटर ऑफ संस्कृत लर्निंग थे, ठीक है। फिर अपभ्रंश प्रकृत लैंग्वेज को लैंग्वेज ऑफ द रीजन बोला जाता था। वहाँ पे संस्कृत अगर होता था तो ब्राह्मण के लिए वो संस्कृत लैंग्वेज होती थी। वो संस्कृत को बहुत पैट्रोनाइज करते थे, मतलब उसको क्या कहते हैं उसको, कि वो स्प्रेड कर रहे थे संस्कृत। लेकिन जो रीजन की लैंग्वेज थी, अदर पीपुल की लैंग्वेज थी, कॉमन लैंग्वेज थी, वो थी अपभ्रंश एंड प्राकृत। और मॉडर्न नॉर्थ इंडिया लैंग्वेज में उसके बाद धीरे धीरे ये सब अपभ्रंश प्राकृत, इससे थोड़ा थोड़ा हिंदी, बंगाली, मराठी, ये सब धीरे धीरे इमर्ज होने लगी, ठीक है। तो दोस्तों आज हम ये राजपूत स्टेट के बारे में सब कुछ कंप्लीट कर लिए, बहुत अच्छी तरीके से डिटेल्स में मैंने आपको पढ़ा लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। उसके बाद हम कोशिश करती हूँ मैं कन्फ्लिक्ट ऑफ जो कन्फ्लिक्ट के इस चैप्टर को बहुत जल्द ख़त्म करने के लिए। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल, एंड अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आज के लिए इतना ही, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।